बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम फेडरल बोर्ड का जो 9th का इंग्लिश का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे कि पेपर किस तरह का आता है और उसका सलूशन कैसे करना है। हमारे पास ये 3 किस्म के मॉडल पेपर्स आए हैं, तो इसका जो पहला मॉडल पेपर है उसको हम स्टार्ट करेंगे आज। तो पहला इसका हमारे पास जो क्वेश्चन होता है ना, वो होता है कि fill the relevant bubble for each part carry 1 mark। कि आपके पास क्वेश्चन दिए गए होंगे एमसीक्यूज फॉर्म में, उसके सामने ये बबल्स दिए हुए होंगे। आपने इन बबल्स को जो आंसर दुरुस्त है उसको फिल करना है। अब ये इधर हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये क्वेश्चन पेपर है और राइट साइड में हमारे पास जो है यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, ये आंसर इसके बिल्कुल साथ हैं इसलिए दिए ताकि हमारे पास वक्त हमारा बिल्कुल ज़ाया नहीं हो और हम आगे मूव कर सकें। तो इसको आपने जो है वो देख लेना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो जितने आपके पास क्वेश्चंस होंगे उनको आपने देख लेना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिशनल डिवाइसेस में से है। ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंसिंग हमने फाइंड आउट करनी है जो इन सेंटेंसेस के अंदर है। और नेक्स्ट में इसके अंदर ये देखें ना, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंसिंग यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही ऑलवेज कम्स लेट, he is honest but his friend is not, in brief the story is interesting, he was late therefore he was punished। यानी ये सीक्वेंस में मौजूद है। तो आपने इस तरह जो है ना, ये वाला आपने फिल कर लेना है। बॉक्स को प्रॉपर तरीके से आपने फिल कर लेना है, किसी तरह से भी ये रह नहीं जाए। नेक्स्ट है नरेटिव लिटरेचर क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन। यहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ आ गया इमेजिनेशन। जब इमेजिनेशन आ जाएगा तो आपने देखना है कि इसके अंदर नॉट प्रेजेंटेड एज फैक्ट्स दैट मे बी यूज्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी और सिचुएशन इज कॉल्ड। जब इमेजिनेशन का लफ्ज़ आ गया तो ये पोइट्री भी नहीं हो सकती, मिथ भी नहीं हो सकती और लेजेंड भी नहीं हो सकती, तो ये क्या होगा, फिक्शन होगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज द पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पे हमें पर्सोनिफिकेशन आइडेंटिफाई करनी है। पर्सोनिफिकेशन क्या चीज़ होती है? पर्सोनिफिकेशन होती है आप इंसान की करेक्टरिस्टिक्स किसी भी नॉन ह्यूमन को दे देते हैं, यानी ह्यूमन असाइनिंग ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन। तो यहाँ पे हमारे पास द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज। स्टोरी जो है नॉन ह्यूमन है तो जंप तो कर नहीं सकती पेज से बाहर, तो लिहाजा ये वाज़े तौर पर जो है ये पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेब्रिस ऑन द स्टेडियम फ्लोर इंक्लूडेड न्यूमरस पेपर कप्स, tickets, stubs and cigarette butts। The underline word refers to। underline word हमें यहाँ पे पूरे सेंटेंस के अंदर दिया गया डेब्रिस। डेब्रिस जो होता है ना, ये धूल वगैरह होती है। ठीक है, ये जो होता है कूड़ा करकट, पूरा प्रॉपर तरीके से तो नहीं आप इसको कहते हैं, यहाँ पे रैकेज दिया गया है। ठीक है, उसके बाद स्प्लिंटर्स है, गार्बेज है और ट्रैश है। तो ट्रैश जो है वो डेब्रिस के मीनिंग को फिल करता है यहाँ पे। Can you deduce meaning from the textual clue? The underlined word means। अब डिड्यूस का मीनिंग हमने जो है ना वो फाइंड आउट करना है। डिड्यूस का मीनिंग होता है इन्फर। ठीक है, मिस्टर एलिस इज अ स्नेक, यू शुड बिवेयर ऑफ हिम। नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज स्नेक। यहाँ पे स्नेक की नेगेटिव कॉनोटेशन निकालनी है, पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, जो नेगेटिव सेंस हमें दे रही हो स्नेक का। तो यहाँ पे इसका मतलब है मिस्टर एलिस इज अ स्नेक, वो धोखेबाज है। ठीक है, धोखेबाज इसमें ज़्यादा, वैसे कनिंग भी मकार होता है लेकिन धोखेबाज उससे भी ज़्यादा जो है वो हमारे जहन में होगा। स्नेक तो वैसे पॉइजनियस होता है तो वो उसके नेचुरल फैक्ट में आ जाएगा, तो लिहाजा यहाँ पे चीटर के तौर पर हम यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी ऑब्जेक्टिव नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्ड दैट मीन्स वाटर टैंक फॉर फिश फ्रॉम द स्टेम वर्ड एक्वा। एक्वा के लिए जो है वो आपने एक वर्ड देखना है
जो कि टैंक फॉर फिश के लिए हो, तो वो होता है एक्वारिया। ठीक है जी, एक्वारिया के अंदर फिश रखी जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है जी 8। Which one of the modal verbs used in the sentence below shows the function of ability? Function of ability modal verbs है, जो function of ability दे रहा हो तो उसको आपने देखना है। You need not worry, इसमें तो इसको आपको ज़रूरत ही नहीं है। I tried my best but I couldn't pick it up. You have to leave this page. May I come in sir? तो यहाँ पे ability वाला जो है वो couldn't वाला इस्तेमाल हो रहा है। I tried my best but couldn't pick it up. 9 में है जी, which one of the following sentence has the use of transitive verb? Transitive verb वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है। ठीक है। The train arrives at 3 p.m. Sorry but I have to leave. She lives in the east side of the city. She left the keys. अब यहाँ पे देखें left के बाद keys आ गई हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा transitive verb होगा। Identify the preposition of time used in one of the following sentence. Preposition of time, ये आपने ज़हन में रखना पॉइंट। यहाँ पे preposition of time हमने ढूंढनी है। तो the bank on the Faisal Lane, he left for Karachi on Monday. He is often on bed rest. You stand on the right on the other side of the fence. तो यहाँ पे preposition जो है left for the Karachi on Monday, ऑन मंडे जो है ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, तो लिहाजा ये वाला होगा। आइडेंटिफाई द इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन आपने आइडेंटिफाई करना है। आई डिडेंट, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, दिस इज नॉट माई फॉल्ट, नो वन कुड आंसर, विच इज़ द शॉर्टेस्ट वे टू द जू। तो यहाँ पे नो वन जो आया हुआ है लफज, ये वाला जो है हमें बता रहा है कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। उसके बाद सॉर्ट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपने सॉर्ट आउट करना है। सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, ही बॉट सम शुगर, सम बुक्स वर स्टोलन, समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ पे सम शुगर जो है ना ये वाला, ये आपको बता रहा है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके इल्म में है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कांट बी सीन, कांट बी टच। ठीक है, आपने ये फार्मूला ध्यान में रखते हुए चेक कर लेना है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वैसे ही हमें नज़र तो आ गया ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाकी भी देख लेते हैं। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, ही फाउंड वाटर फ्रॉम द नो फ्रॉम नो वेयर, गिव मी योर पेन। बाकी सब में एब्स्ट्रैक्ट नाउन मौजूद नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्प्लेक्स सेंटेंस? ही इज़ डूइंग हिज वर्क, सिंपल है। स्टे हियर और गो टू होम, टू योर होम, इफ़ ही कम्स आई विल गो। यहाँ पे ये देखें कंडीशनल है ना, तो कंडीशनल होने की वजह से ये कम्प्लेक्स बन जाएगा क्योंकि इसमें आपका एक मेन क्लाज आ गई है और एक सबऑर्डिनेट क्लाज आ गई है, तो लिहाजा ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज? एन एडजेक्टिव फ्रेज, यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो इसके अंदर ढूंढना है। ही बॉट अ कार ऑफ अ न्यू मॉडल, the dog chased him everywhere. He wanted to go home. The kite flies up and up. ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज कार, कार कौन सी? ऑफ अ न्यू मॉडल, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है जी। ठीक है जी, कार कौन सी है जी? ऑफ अ न्यू मॉडल, तो हमारे पास ये एडजेक्टिव फ्रेज वाला सेंटेंस मौजूद है। तो ये हमारा एडजेक्टिव का पार्ट, ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट होगा उसमें 15 ऑब्जेक्टिव हमें दी जाती हैं, तो उनको आपने इसके सामने जो बबल्स दिए गए होंगे उनमें फिलअप करना होता है। अब आ जाते हैं जी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर
वो किस तरह का होगा। सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 अपेंडेड टू इट। तो क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट समरी राइटिंग is compulsory, carrying 6 marks, while rest of the questions carry 3 marks each। यानी आपने जो क्वेश्चन ये करना है ना, आपने इसको कम्प्रीहेंशन को पहले स्टडी करना है। कम्प्रीहेंशन को स्टडी करके तो यहाँ पे लास्ट में इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका जो पहला क्वेश्चन होगा, राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज आल्सो जस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये कंपलसरी है, ये आपने करना ही करना है। इसमें 5 नंबर की आपकी समरी होगी और 1 नंबर का जो आपको वो टाइटल आपने देना है। ठीक है, और बाकी जो है आपने इसके आंसर जो है वो लिखने हैं। ठीक है, 3 नंबर का ये आंसर आप 3 नंबर आपके आंसर के हैं, तो ये देख लीजिएगा कि एटलीस्ट ये 30 टू 40 वर्ड्स का आंसर जो है वो आपने बनाने की कोशिश करनी है, जो आप इस कम्प्रीहेंशन में से चूज़ करेंगे। और फिर कम्प्रीहेंशन के अंदर से जब ये आंसर आप देख लेंगे तो उन उसके साथ साथ फिर आप देखेंगे कि इसको आपने किस तरह बनाना है। अगर अपने पास से भी कोई आपको अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं तो आप उसको भी करेंगे। अब यहाँ पे देखें, जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल 5+1। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इसका जो है टाइटल लिखना है, वो आपने टॉप पे लिखना है आंसर देने से पहले। टाइटल हमेशा टाइटल पर होता है, इसको बॉटम में नहीं लिखना आपने, तो इसको आपने ऊपर ही लिखना होता है। बाज़ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो लास्ट में टाइटल लिखते हैं, पहले वो समरी लिख देते हैं। तो आपने पहले टाइटल लिख लेना है, फिर समरी लिख लेना है। और समरी राइटिंग का आपका हमारा पूरा एक लेसन मौजूद है, तो आप उसको देख सकते हैं कि समरी लिखने के क्या क्या असूल हैं और उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो वो समरी आपने देख लेनी है कि एटलीस्ट कम अज़ कम 1/3 होनी चाहिए, इसके अंदर से होनी चाहिए। तो ये समरी इन्होंने सैंपल के तौर पर आपको दी हुई है, जो है बना करके। इस समरी में तकरीबन कितना होगा हमारे पास, ये देखें ना, ये कितना पोर्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखें, ये एटली इस हिस्से को, यानी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक को उन्होंने सिर्फ इतने से हिस्से के अंदर जो है वो समरी लिख के आपको दे दी है। यानी ये तमाम पोर्शन है, जो ये वाला पूरा पैराग्राफ है, इसका 1/3 उन्होंने आपको बना दिया, जिसमें ये तमाम बातें जो है वो क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे जैसे दिए जाएंगे आपने उनको उनके मुताबिक देख लें। आपका आंसर तकरीबन हर आंसर जो है वो एटलीस्ट 30 टू 40 वर्ड्स का बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो आपने भी जितने भी आंसर होंगे, इसका आंसर असूल है कि आपका 3 नंबर का आंसर है, तो आपने लाजमी तौर पर ये कोशिश करनी है कि 30 टू 40 वर्ड्स का होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन आंसर वाला होगा, मीनिंग्स वाला होगा, राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड जो इसमें दिए गए थे। यहाँ पे ये देखें, ये दिए गए थे हमें 3 अंडरलाइन वर्ड हैं, मर्ज, रिफॉर्म और न्यूमरस। तो ये वाले जो है, ये आपने इस तरह इनका एक या दो जो आपके जहन में उसके मुताबिक बनते हो, तो वो आपने उस वक़्त इसके आंसर में यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, इसका पार्ट ए है जी। हमारे पास 2 पार्ट दिए जाएंगे, पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा। तो हमें स्टैंजा दिए जाएंगे, इन स्टैंजा की आपने पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग पर भी हमारा लेसन मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं कि पैराफ्रेजिंग को आपने करते हुए किन किन बातों का ख्याल करना है और कौन कौन सी हमें बातें जो है वो जहन में रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह पैराफ्रेजिंग 2 होंगी, 2 में से आपने एक की पैराफ्रेजिंग करनी है। मोस्टली आप ये तवक्को रखें कि इंशाल्लाह 9th की जो बुक है पीटीबी वाली, उसके अंदर से हमारे पास 2 ही पोएम्स हैं, तो उनमें से उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक का ज़रूर वो स्टैंजा दिया करेगा, तो एक वो जो है पीके वालों में से देगा। तो उम्मीद तो यही की जा सकती है। बाकी इसके अलावा भी आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि ये अनसीन भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि पीटीबी वालों में से एक आ जाएगा और एक के पीके वालों बुक में से आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे जो है ये पीटीबी की बुक में से माई लिटिल हार्ट मस्ट थिंक स्टॉपिंग द वुड्स में से दिया गया है। उसके बाद द डे इज़ कोल्ड द डार्क एंड ये हमारी के पीके की बुक में से दिया गया है। तो आपने इसकी पैराफ्रेजिंग यहाँ पे कर लेनी है। ये हमारे पास पार्ट ए है। इसके बाद दूसरा पार्ट होगा,
हमारे पास रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। हमें स्टैंजा दिया जाएंगे, दो स्टैंजा दिए जाएंगे, आपने एक स्टैंजा को करना है। इसी जिस तरह ऊपर पैराफ्रेजिंग में भी दो स्टैंजा दिए जाते हैं, एक को पैराफ्रेज करना है, इसी तरह नीचे भी हमारे पास इसका पार्ट भी जो है, इसके अंदर भी दो स्टैंजा दिए जाएंगे, आपने एक स्टैंजा जो है उसमें से उसके अंदर जो है वो देने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि हमारे पास एक पीके की बुक में से आएगा और एक जो है इंशाल्लाह वो पीटीबी की बुक में से आएगा। तो कोशिश करें कि इन दोनों बुक्स की जो पोएम्स हैं उनके आप स्टैंजा भी प्रिपेयर कर लें, उनकी पैराफ्रेजिंग भी प्रिपेयर कर लें, तो इंशाल्लाह आपका ये दोनों 9 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे दिया गया द एंजल रोट एंड वैनिश्ड द नेक्स्ट नाइट, ये वाला जो दिया गया उसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट डाउन द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा। राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं? राइमिंग स्कीम निकालने के लिए आपने ये लास्ट वाले जो है ना इनको पहले देख लेना है। जैसे कि नाइट है, नाइट के बाद देखें इसके लास्ट में कौन सी साउंड आ रही है? इट। ठीक है, तो अब देखें अगली कौन सी है? लाइट। ये दोनों के साउंड सेम है, राइमिंग स्कीम राइम सेम है ये। तो आपने इन दोनों को नाम दे लेना है ए ए। क्या नाम दे लेना है? ए ए। यहाँ पे नाइट को आपने दिया ए, अब ये साउंड इसके साथ मैच कर रही थी तो आपने इसको भी नाम दे दिया ए। अब नेक्स्ट आ रही है ब्लेस्ड। क्या आ रही है? ब्लेस्ड। तो ये वाली इससे तो डिफरेंट है, तो इसको आप नाम दे देंगे बी का। तो रेस्ट ये इसके साथ मैच करिए तो इसको भी आपने बी दे दिया। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए ए बी बी। ठीक है जी। तो उसके बाद ये आपके पास आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसके अंदर देख लेना कि आपको कितने नंबर का कितने आंसर जो है वो आपने देना है। यहाँ पे अगर एक नंबर है तो कोशिश करें कम से कम एक लाइन आपकी बन जाए। अगर दो नंबर का हो तो आपको दो से अढ़ाई लाइनें जो है वो लाजमी तौर पर लिखें, यानी 15 से 20 अल्फाज लाजमी तौर पर लिखें। अगर दो नंबर का हो तो, एक नंबर का हो तो 10 से 12 अल्फाज की तरफ लाजमी जाने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे भी देखें दूसरे स्टैंजा के अंदर भी हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला फॉर आफ्ट व्हेन ऑफ माई काउच लाई मूड आई। यहाँ पे भी उसने कहा है राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा। यहाँ पे भी राइम स्कीम उसने पूछी है, तो राइम स्कीम कैसे निकालेंगे? इसका देखें सबसे पहले आ रहा है लाई। लाई इसको हमने दे दिया ए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी मूड। तो ये हमारे पास लाए से लाए की तरह की साउंड तो नहीं थी, तो हमने क्या किया, इसको दे लिया बी। लाए के बाद मूड आ गया ए बी। उसके बाद आ गया आई, इसकी साउंड लाई के साथ मिल रही है तो ए, इसको हमने नाम दिया था, इसका भी ए दे देंगे, ए बी ए। उसके बाद सॉलिट्यूड, ये इन दोनों में से किसी के साथ नहीं मिल रहा, तीन लाई भी नहीं, मूड भी नहीं, आई के साथ भी नहीं मिल रहा, सॉलिट्यूड एक नई साउंड है तो हम इसको देंगे सी, ए बी ए सी। उसके बाद आ गया फिल्स। ये फिल्स जो है ये इन चारों के साथ नहीं मिल रहा, ए के साथ भी नहीं मिल रहा, मूड के साथ भी नहीं मिल रहा, आई तो जाहिर बात है यही वाली है, और सॉलिट्यूड के साथ भी नहीं मिल रहा, तो इसको हम फिल्स को दे देंगे डी। उसके बाद डेफोडिल्स, ये वाली दोनों साउंड सेम है तो हमारे पास बन जाएगा ए बी ए सी डी डी। तो हम लिखेंगे द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंसा इज ए बी ए सी डी डी। ये आपने पूरा लिखना है, खाली ए बी ए सी डी डी नहीं लिख देना। ठीक है, तो इसी तरह फिर ए आपने बाकी आंसर भी इस स्टैंजा के अंदर से ढूंढ कर लिख लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।